नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, है ना। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर हमेशा डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। आपका इंटरेस्ट अलग है और मेरा इंटरेस्ट अलग है। हर आदमी से अगर पूछा जाए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आपका बिजनेस करने का क्या मकसद है या आपका आईएएस बनने का क्या मकसद है, आपका टीचर बनने का क्या मकसद है, तो सबके डिफरेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। और ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये किसी भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो इंटरेस्ट जो होंगे वो हमेशा कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे। आपका सिलेक्शन होगा इसका मतलब ये जरूर है कि आपके पास वाले का शायद नहीं हुआ है। अगर 900 या 1100 बच्चे इस बार अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि बाकी के 4-4.5 लाख बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनका नहीं हुआ। तो अल्टीमेट टारगेट तो आपका एक ही है, लेकिन आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हो और उस कंपटीशन के साथ में आपके इंटरेस्ट जो है वो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो इसी बीच में आप एक छोटी सी हरकत करते हो कि अपने नोट्स छुपा लोगे। आपके हाथ में कोई ऐसा मटेरियल आया तो आप बोलोगे मैं क्यों शेयर करूं यार, मैं नहीं दूंगा इसको, मेरे नोट्स से मैंने बनाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अभी मैं इस कहानी की दूसरी साइड पे आऊंगा, पर मैं भी आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ा दूं। तो मैं थाली का बैगन हूं, सोशियोलॉजी तो यही होती है, तो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट की तरह पढ़ाऊंगा इसको। तो मैं हमेशा क्या करूंगा कि मैं मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही अपने सारे एफर्ट्स लगाऊंगा। आई वुड नॉट लेट अदर सैक्रिफाइस माई इंटरेस्ट और फुलफिल हिज इंटरेस्ट एट माई कॉस्ट। तो जब हमारे पास में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट लिमिटेड है, 4.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे होते और 4.5 लाख पोस्ट होती, सबसे पहली बात तो कंपटीशन था ही नहीं, तो लड़ना भी नहीं था। लड़ना भी नहीं था तो फिर इंटरेस्ट भी हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग कभी होते ही नहीं। लेकिन पोस्ट लिमिटेड है मतलब रिसोर्सेस स्कार्स है, लिमिटेड है। तो उन स्कार्स रिसोर्सेस के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फाइट। फाइट मतलब कॉम्पीट। और जिसका सिलेक्शन हो गया वो आईएएस है और बाकी सब मुस्कुराते हुए रह गए और कुछ रोते हुए रह गए। अब दो ग्रुप आ गए सोसाइटी में, एक जिनका सिलेक्शन हुआ वो मुस्कुराएंगे और दूसरे जिनका नहीं हुआ वो रोएंगे। तो इनइक्वालिटी तो है, एक के नाम के आगे आईएएस लग गया और दूसरे के नाम के आगे इनइक्वालिटी। ये बात कर ली आपकी। अब बात करते हैं रिच और पुअर की। एक साइड अंबानी जी हैं, एशिया के वेल्दीस्ट पर्सन, और एक साइड बाकी लोग हैं, चाहे वो उनकी ही कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज के लोग हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, लेकिन सबको अंबानी जी को टेक ओवर करना है, नंबर 1 बनना है। तो सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो टॉप पे हैं और ऐसे भी हैं जो सेकंड पे हैं और ऐसे भी हैं जो 1 लाख पे हैं और उससे भी नीचे 10 लाख पे हैं, और एक वो भी है जो 1 करोड़ 40 लाख पे भी है। एक हो सकता है 140 करोड़ पे भी हो नीचे। तो हर आदमी
के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो आप हमेशा क्या करते हो, टॉप को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो या अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो। इसी सिलसिले में अब ये हायरार्की, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये हायरार्की ऐसे है, तो क्या ये वाला एलिमेंट इस वाले की इक्वल है, इस वाले की इक्वल है, इस वाले की इक्वल है? हर ये ए एलिमेंट जो है, ये ए एलिमेंट या ये चारों उंगलियां, अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करूं तो सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन है फिर? तो कहने का मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट ए है, इससे तीन लोग ऊपर हैं, तो ही इज अन इक्वल टू थ्री अदर पीपल, बट he is also unequal to three other people. He is also equal to three other people. And he is also unequal to three other people. तो कहने का मतलब कि मुझे अपने आप को टॉप पे मेंटेन करने के लिए आपको उस लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उस एफर्ट्स को अचीव कर लिया तो आप टॉप पे और बाकी सब नीचे। तो आप जब कोई चीज अचीव कर लेते हो, स्कार्स रिसोर्सेस के बीच में आप अपनी जगह बना लेते हो, अचीव कर लेते हो, तो आप बन गए रिच और बाकी बन गए। फिर ये वाला रिच है लेकिन इससे पुअर है, ये वाला पुअरेस्ट है लेकिन बाकी ये तीन इससे रिच है। तो कहने का मतलब इनइक्वालिटी सोसाइटी में हर जगह है, और उसका कारण क्या है इनइक्वालिटी का? ये इंडिविजुअल हो या ग्रुप्स हो, जनरल इलेक्शंस में एक ही पार्टी जीतेगी और वही सरकार बनाएगी, बाकी ऑपोजिशन में चली जाएगी। तो स्कार्स रिसोर्सेस के बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में जब कंपटीशन होता है, जैसे कि फिर मैंने आपको बोला कंपटीशन हमेशा अचीव या अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी में होता है, अस्क्रिप्शन वाली सोसाइटी में कोई कंपटीशन नहीं है, राजा का बेटा राजा बन जाता है। तो जहां भी कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में कोई एक जीतता है, फिर उसके नीचे कोई दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है और फिर सबसे नीचे कोई आता है। तो अगेन इन पांचों चारों एलिमेंट्स में इनइक्वालिटी है ना, आपको बताया मैंने। इसी तरीके से अब जेंडर एस्पेक्ट पे आते हैं। सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको अचीव करने पे सोसाइटी हाईएस्ट रिकॉग्निशन देती है। समझना इस चीज को कि मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। वुमेन का प्रेसिडेंट बनना इतनी बड़ी बात क्यों है? बोलो बोलो। बात ये है कि प्रेसिडेंट का जो रिकॉग्निशन है वो बहुत बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर का जो रिकॉग्निशन है वो बहुत बड़ा है, आईएएस का जो रिकॉग्निशन है वो बहुत बड़ा है। आपके पास में वेल्थ है और आप इंदिरा नूई हो, पेप्सिको की चेयरमैन हो, तो आप बहुत बड़े हो। तो चाहे वो स्टेटस अचीव करने की बात हो, सोशल रिकॉग्निशन की बात हो, पॉलिटिकल पावर की बात हो, इकोनॉमिक्स पावर की बात हो, सोसाइटी कुछ रिसोर्सेस को हासिल जो लोग कर लेते हैं उनको
मैक्सिमम ऑनर, प्रेस्टीज, पावर या रिकॉग्निशन एलोकेट करती है। ठीक है, अब इसी बीच में दो जेंडर्स कॉम्पीट कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर्स के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मात्र 16% कुछ एमपीज हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। जज बनना बहुत बड़ी बात है। पावर, सोशल रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, बाद में स्टेटस मिलेगा जज का। वहां भी दो लोग फाइट कर रहे हैं, वुमेन एंड मेन। आईएएस 1100 पोस्ट, वुमेन एंड। बिजनेस कर रहे हो आप, इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक प्रोवेस, इकोनॉमिक रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। आप कंपीट कर रहे हो, अगेन दो सेक्शन सोसाइटी कर रहे हैं, मेन एंड। लेकिन अगर आप इन सारी इन्फ्लुएंशियल प्रोवेस वाली चीजें जो आपको स्ट्रेंथन करती हैं, सोसाइटी के अंदर हाईएस्ट रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन कमांड करवाती है, इन सब में अगर एक मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी इन सारे रिसोर्सेस को कैप्चर कर लेता है, तो वो मेल ऑटोमेटिकली अपनी कमांड, अपना आइडियोलॉजी को कमांड करने लग जाता है, अपने आइडियाज को डोमिनेट करवाने लग जाता है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, वो रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं और वो रिसोर्सेज जो सोसाइटी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, जिसको हाईएस्ट स्टैच्यू देती है, जिसको हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिलती है, उन रिसोर्सेस को कंपटीशन के टाइम पे आप अचीव कर लेते हो। इसीलिए आपकी सोसाइटी क्या है, आपकी पेट्रियार्की। लेकिन अब फ्लॉ क्या है, यहां मैंने आपको इकोनॉमिक क्लास की बात करी थी, रिच पुअर स्ट्राटास की बात करी, वहां मैंने आपको बताया कि स्कार्स रिसोर्सेज में कंपटीशन होता है, तो वो इकोनॉमिक टर्म्स में क्लास की बात करी मैंने आपको। तो यहां आते मार्क्स। मार्क्स सोसाइटी को दो क्लासेस के बीच में देखते हैं सिर्फ। सोसाइटी सिर्फ दो क्लासेस के बीच में डिवाइड होती है, हैव्स एंड, है या नहीं है, बात खत्म। फेमिनिस्ट, अच्छा, हैव और हैव नॉट्स के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आपके पास है तो मेरे पास में नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरा। तो मैंने आपको सबसे पहले आपकी कहानी से रिलेट करवाया कि यू ऑल पीपल आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। आपका होने का मतलब यह है कि किसी और का नहीं भी हुआ। बात समझ आई? अब आते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की एक्चुअल थ्योरीज पे, जिसमें मार्क्स आता है। सबसे पहले मार्क्स क्या बोलता है, सोसाइटी दो क्लासेस के बीच में डिवाइडेड है, और उन क्लासेस का हमेशा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, which is majorly measured in terms of economy। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के स्कारसिटी की बात करता है मार्क्स, और उन रिसोर्सेज को जिसने अचीव कर लिया, जिसने पा लिया, उसका नाम है हैव्स, और दूसरी क्लास का नाम क्या है। इसके बाद में हम आते हैं मेल फीमेल वाली सोसाइटी पे, तो सेक्शंस पे। वहां पे एक स्कॉलर आते हैं जिनका ये कहना है कि सोसाइटी जो है बेसिकली ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन का नाम है फीमेल और दूसरा का नाम है। तो जैसे मार्क्स क्लास में देखता है, ये जेंडर डिफरेंशिएशंस देखते हैं सोसाइटी में, और इनका बड़ा सिंपल सा असर्शन है कि
जिन स्कार्स रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन है, जिन स्कार्स रिसोर्सेस के पीछे सोसाइटी ने हाईएस्ट ऑनर, प्रेस्टीज, स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अवार्ड किए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, या वो आपका पंडित पुजारी बनना हो, सोशल रिलीजियस कंटेक्स्ट में हो, रिलीजियस कंटेक्स्ट में हो, हर जगह पे कंपटीशन किसके किसके बीच में है? मेल एंड। तो इनके लिए दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, मेल और फीमेल। अब किसी भी सोसाइटी का पेट्रियार्कल होने का रीजन क्या है? क्योंकि स्कार रिसोर्सेस पे सबसे ज्यादा कैप्चर किसने कर रखा है? ठीक है, जजेस सबसे ज्यादा कौन है? कितनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है आज तक? लोकसभा स्पीकर फीमेल, और प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ females in parliament, percentage of representation of females in parliament. कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जानते हैं जिनके टॉप पोजीशंस पे फीमेल्स हैं? या कैसी कोई ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताओ जिसमें क्या आपको लगता है टॉप पोजीशंस पे कितने फीमेल्स हैं? तो इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, बाबा ज्यादा है या देवियां ज्यादा है? रिलीजियस पेयर में भी कैप्चर कर रखा है। भगवान ज्यादा है, मेल गॉड ज्यादा है या फीमेल गॉड ज्यादा है? शक्तिपीठ ज्यादा है या मेल डोमिनेटेड टेम्पल गॉड्स के टेम्पल ज्यादा है? शक्तिपीठ क्या है? वही सब फीमेल गॉडेसेस हैं। आप कितने ऐसे मंदिर जानते हो जो फीमेल गॉडेसेस को डेडिकेटेड हैं, और कितने ऐसे मंदिर जानते हो जो मेल गॉडेसेस को डेडिकेटेड है? मेजॉरिटी में कौन सा है? किसी भी फीमेल गॉडेसेस के हाथ में, एक को छोड़ दो, एक या दो एक्सेप्शंस के छोड़ दो, सॉफ्ट पावर ही पाई जाती है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। वेपन्स के देवता कौन है? देवता सॉरी, मतलब गॉड किस सेक्शन में, मेल या फीमेल में? मोस्ट पावरफुल वेपन जो ट्राइडेंट बोला जाता है, त्रिशूल बोला जाता है, किसके हाथ में है? चक्र किसके हाथ में है? इंद्र वाला वो किसके हाथ में? वज्र। ब्रह्मास्त्र किसके हाथ में? अब समझ गए? सिंबॉलिक पावर भी किसके हाथ में? बैटल फील्ड्स में जितनी भी हिस्ट्री में आपने बैटल पढ़े, उसमें से कितने ऐसे बैटल से जिसमें फीमेल लड़ी? रजिया सुल्तान और लक्ष्मीबाई को छोड़ दो। तो बात समझ गए आप कि कैसे बैटल्स में जीतने को जब हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलता है, जे कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनने पे हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलता है, आईएएस बनने पे हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बनने पे जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलता है, उसमें फीमेल्स हैं ही नहीं। इसीलिए जो लोग हैं वो लोग अपने आइडियाज और आइडियोलॉजी को डोमिनेट करते हैं। इसे बोलते हैं पेट्रियार्की। तो फेमिनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट आता है, जो ये बात करता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो यही बोलता है कि जो स्कार्स रिसोर्सेस का कंपटीशन है,
इस कंपटीशन में सबसे पहली बात तो आधी जगह तो कॉम्पीट ही नहीं करने दिया जाता। कुछ टाइम पहले तक तो वुमेन्स वर इन द बैटलफील्ड वर नॉट अलाउड। टिकट ही नहीं दोगे तो आप कैसे कैंडिडेट बन जाओगे एमपी के? एमपी बनोगे भी कैसे? अगर आप ग्लास सीलिंग इफेक्ट लगा दोगे तो हम हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे ही कैसे? हमको आप घर से निकलने ही नहीं दोगे तो हम फंड और फाइनेंसिंग कहां से जुगाड़ के लाएंगे? हमको अगर आप कैमरे पे एक्सपोज होने ही नहीं दोगे, वो लोगों से बात करने ही नहीं दोगे, है ना, कैमरा शाइनेस रखेंगे हम अपने अंदर, तो हम अपनी बात पेश कैसे कर पाएंगे? तो लोग हम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, फेथ कैसे करेंगे? फंडिंग कहां से मिलेगी? तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन पाएंगे। आप पढ़ने नहीं दोगे तो हम आईएएस कैसे बनेंगे? तो फेमिनिज्म का यही कहना है कि क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेस को पूरी तरीके से मेल डोमिनेंस वहां पे देखा जा चुका है, कैप्चर किया जा चुका है उस स्कार्स रिसोर्सेस को, तो उन स्कार्स रिसोर्सेस के कैप्चर होने के बाद जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उन रिसोर्सेज या उन रिसोर्सेज से कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, रिलीजियस सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, उन इंस्टीट्यूशंस की, वो इंस्टीट्यूशंस भी मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजी को पास ऑन कर रहे हैं और उसे ही बोलते हैं पेट्रियार्की। तो एक विशियस सर्कल है कि पहला, अगर मैं आपको बड़ा छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊं तो शायद आपको समझ आए। एंड दिस इज हाउ पेट्रियार्की वर्क्स। ये आपको शायद पहले अंडरस्टैंडिंग में नहीं मिलेगा और कहीं बाहर ऑफ कोर्स ये बड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है, इसलिए मुश्किल होता है समझना। स्कार्स रिसोर्सेस, इसके लिए दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। ये स्कार्स रिसोर्सेस को अगर मैं तीन कैटेगरी में बांट देता हूं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इन स्कार्स रिसोर्सेस को जब मैं अचीव कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है? इन तीनों चीजों की समरी यही मिलता है मुझे। No, because I command respect, recognition, admiration, power, authority, and dominance in the society by achieving these scarce resources. तो ये रिसोर्सेस के पीछे क्या छुपे हुए होते हैं, इनके साथ में कुछ एसोसिएटेड क्या होते हैं? देयर आर इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड विद इट।
क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने तो आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में अपनी कमांड और डोमिनेंस एग्जिबिट करोगे। आप अगर पंडित पुजारी बने तो आप सोशल स्फेयर में अपनी डोमिनेंस और प्रोविस को एग्जिबिट करोगे। आप अगर एमपी एमएलए पीएम बन गए तो आप पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आप अपनी कमांड एग्जिबिट करोगे, डोमिनेंस एग्जिबिट करोगे। तो इन सब इंस्टीट्यूशंस के साथ में या इस पूरे अचीवमेंट के बाद में ये एक इसी का सब पार्ट ही है। मतलब बेसिकली इस इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और सोशल सिस्टम में भी या सोशल अरीना में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आप अपना डोमिनेंस जमा लेते हो बाय अचीविंग दैट स्कार्स रिसोर्सेस। अब जब मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, जिसको मैं वापस से यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर देता हूं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, मैंने मेरा डोमिनेंस जमा लिया, तो मैं अपनी जो आइडियोलॉजी है वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मैं सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करता हूं, प्रोपोगेट करता हूं, प्रमोट करता हूं। यहां पे जब मैक्सिमम लोग मेल हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, तो आइडियोलॉजी भी कैसी होगी? मेल डोमिनेटेड। अरे क्योंकि यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? दिस मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजी इज प्रमोटेड, पेनिट्रेटेड एंड प्रोपोगेटेड बाय वेरियस मीन्स, चाहे वो कल्चर हो, टेक्स्ट हो, मास मीडिया हो, सोशलाइजेशन हो, ट्रेनिंग हो, परसुएशन हो, कम्युनिकेशन हो। आपके दिमाग में इस सब चीजों को, अब इसी जगह पे मैं आपको सिंपल सा बोलता हूं, एंटी लिंक किया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। इस आइडियोलॉजी को, इस ये आइडियोलॉजी जब इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट, प्रोपोगेट, पेनिट्रेट की जाती है तो वेरियस मीन्स आर यूज्ड फॉर सच पर्पस, और इसे ही हम बोलते हैं पेट्री आर्की, अ मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजी। अब इस मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजी का असर क्या है हमारी सोसाइटी पे? बड़ा सिंपल सा। ठीक है, जब ये होता है तो ये कंपटीशन क्या बन जाता है? ये है पूरा आपके इंडियन सोसाइटी का सेटअप। समझ आया? ये विशियस साइकिल है। मैं आपको कॉम्पीट ही नहीं करने दे रहा हूं, तो आपके हाथ में स्कार्स रिसोर्सेज कैसे आएंगे? जब स्कार्स रिसोर्सेज नहीं आएंगे
तो भाई ये तो मिलेगा ही नहीं। जब ये नहीं मिलेगा तो आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी, आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी तो बैक टू स्क्वायर वन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मौका दो। और अभी आपको क्या मिल रहा है? 18 को 21 क्यों करना है? मौका। एज ऑफ कंसेंट क्यों चाहिए? मौका। सिंगल पेरेंट नॉर्म्स, मौका। डाइवोर्स रेट्स, डाइवोर्स चाहिए मुझे, इंडिपेंडेंट लिविंग चाहिए, मौका। माई लाइफ माई रूल्स, मौका। सेक्सुअल इंटेग्रिटी, मौका। मैरिटल रेप, मौका। अरे मौका कुछ नहीं है, बात मौके का मतलब सिर्फ ये है। खत्म। इक्वालिटी। हमको क्या चाहिए? आजादी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए? अरे आजादी किसी को नहीं चाहिए। Human beings are primates in nature, and primates are born to live in companionship. No one wants absolute freedom. People just want relative freedom. You have to grant it to them. Relative freedom means जितनी आपके पास है उतनी इक्वालिटी। समझ आया? तो कॉन्फ्लिक्ट खींचनी है क्या? बना रहे हो? ये बना मत देना एग्जाम में। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि गलत नहीं है, बट दिस डायग्राम इज नेवर प्रिंटेड, नेवर बीन इन एनी टेक्स्ट बुक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये मेरी खुद की सोच है। ये मैंने 3-4 साल पहले कहीं जब फेमिनिज्म में पढ़ रहा था, तब मैंने इसको सोचा था कि ये एक विशियस साइकिल है। ये अल्टीमेटली जिस इंस्टीट्यूशंस में आप देखो, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेता हूं, आप इस इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लो, सोशल इंस्टीट्यूशन में जितने भी नॉर्म्स हैं वो सब नॉर्म्स जेंडर बाइज्ड है। पावरफुल वेपन किसके हाथ में? बाबा जितने हैं सब। अगर आपको भूत पिशाच से मुक्ति चाहिए तो श्रीमती हनुमान नहीं है, श्रीमान हनुमान है। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम और गलत है इंडिया के अंदर। लिफाफा मिलता है तो वाइफ को हाफ मिलता है मेल का, हस्बैंड का। You are always advised by these priests and people to sit on a higher pedestal. आप थोड़ा जजमान है, आप जजमान थोड़ा ऊपर होके बैठे, आप गद्दी पे बैठे, सिंहासन पे बैठे, वो नीचे बैठेंगी आपसे, वो आपसे हमेशा पीछे रहेंगी। ये सब क्या है? ये रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये जो नॉर्म्स हैं ये इन इंस्टीट्यूशनल या इस इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स जो है, ये इस आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स करते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी? मेल डोमिनेटेड। और वो मेल डोमिनेटेड क्यों है? क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज पे आप कमांड करते हो। अगर पंडित जी की जगह पंडिताइन आती, मेजोरिटी इमेजिन करो, प्रीस्ट की मेजोरिटी जो होती वो फीमेल डोमिनेटेड सेक्शन में होती, पावरफुल गॉड सारी फीमेल्स होती, प्रॉफिट्स सारे फीमेल्स होते, गुरु माता होती सारी, तीर्थांकर्स में एक फीमेल थी, बाकी सब मेल। और वो भी डिफरेंशियल है इसमें कि थी कि नहीं थी, एक। इसीलिए बोले डिफरेंशियल्स है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ सेक्ट मानते हैं, और कुछ वो भी नहीं मानते। बुद्धिज्म में मेल। अब अगर यही सब पूरा फीमेल पैराडाइम होता
तो आप सोचो कि लिफाफे भी इक्वल मिलते। वुमेन्स को भाई से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बहन बचा लेगी अपने भाई को। फिजिकल कॉम्पिटिशन्स में रेसलर्स, क्यों दंगल की मूवी में बताया गया कि अरे छोरियों से लड़वाएगा दंगल? क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कि रेसलिंग जो कि एक फिजिकल स्ट्रेंथ का डिपिक्शन है, फिजिकल स्ट्रेंथ को एग्जिबिट करता है, वो गेम, वो किसके डोमिनेंस में, किसकी मोनोपोली है उसके ऊपर? क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ किस में पाई जाती है? स्टार्स रिसोर्सेज अगर आपके पास है तो आपके पास में क्या है? तो दंगल में क्या बोला गया? अरे बाबूजी कहां लड़ा रहे हो? इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स क्या बोलते हैं? लड़कियां तो चूल्हे चौके में अच्छी लागे है। दंगल, male dominated ideology was being promoted, propagated, penetrated through NTSC, socialization, trainings, negotiations. क्या हो रहा था उनकी दोस्त के साथ में? कम उम्र में शादी, subjugated, subjected, subverted, subordinated। इसीलिए उसको किस चीज का मौका नहीं मिला? पढ़ने का, आगे बढ़ने का। जब मौका मिल गया तो कौन बन गई? गीता फोगाट और बबीता फोगाट। समझे? पर ये डायग्राम आपको मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ के दिखा देना। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग थी विच आई कंसेप्चुलाइज्ड आफ्टर रीडिंग सोशियोलॉजी फॉर मेनी इयर्स, कि एक विशियस साइकिल है। इस तरीके से हमारी सोसाइटी फंक्शन करती है। वुमेन्स को चेयरमैन की पोस्ट तक नहीं जाने दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं जाने दिया जाता है। इसे बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। एक सीलिंग है जो ग्लास की है, जिसके ऊपर आसमान तो दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर आपको चीजें दिख तो रही है, लेकिन आप जा नहीं पाओगे क्योंकि वो ग्लास की है, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास। इसे बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। और ये मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इकोनॉमिक स्फेयर के बारे में बात बताया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात बताई। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देखो। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स आएंगे, राल्फ डैरेंडोर्फ आएंगे, पेराय बोर्दुआ, सी राइट मिल्स, अगेन वेबर। जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, क्लास, स्टेटस और पावर, सीएसपी बोला जाता है। सीएसपी मॉडल हम पढ़ेंगे वेबर में पूरा। लेकिन मेजर जो हमने यहाँ पे देखना था वो था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो थे फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म। इन दोनों के प्रेमाइसेस मैंने आपको बता दिए हैं। आपको सिर्फ यहां तक इसको पढ़ना है, ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं। ये एलिनेशन वेलिनेशन आप अभी सब छोड़ दीजिए। ये पूरा डेप्थ में जो है हम पढ़ेंगे मार्क्स में। ये वाला पोर्शन सिर्फ आप रीडिंग के लिए छोड़ दीजिएगा। फ्रॉम हेयर मार्क्सिज्म, ये वाला जो एक दो ये हम पढ़ेंगे, मार्क्स जब पढ़ेंगे इसके साथ में हम पढ़ेंगे। फिर भी जस्ट फॉर इंटरेस्ट अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ ले, लेकिन हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं मार्क्स में। फिर ये आपका आ गया कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये डिक्टेशन है पूरा। दिस इज योर फीमेल फेमिनिज्म, मेल फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये पूरा मैंने आपको फेमिनिज्म की कहानी बताई हुई है। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से समझो। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनल पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।